गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं मयंक सर बच्चों एक बार फिर से अपन नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा जी, अब तक अपन ने क्रेश कोर्स वाला जो आपका पोर्शन था, जो आपका क्रेश कोर्स का अपना शेड्यूल था, उसमें जो जो चैप्टर अपने हो गए हैं उनमें एक आपको बेटा जी एनिमल टिश्यू अपन ने करवा दिया था, कॉकरोच वाला पोर्शन हो गया था, एनिमल किंगडम वाला चैप्टर अपन ने कर लिया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया था, नर्वस सिस्टम आपका पैरेलल में चल रहा है। और आज उसी न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में आगे बच्चों एक रिसेप्टर वाला पार्ट दे रखा है, सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट दे रखा है, आईज और ईयर, आंख और कान, जहां से बच्चों हर साल अपने नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपन इस चैप्टर को पैरेलल स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम चल ही रहा है, साथ में अपना आईज और ईयर भी। तो ये अपना क्रेश कोर्स में जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसका बेटा जी आज 8वां चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया, 8वां टॉपिक। तो जैसा मैंने बोला था कि बच्चों कोशिश में एफर्ट यही करूंगा कि मैक्सिमम जो आपके टॉपिक है वो इस क्रेश कोर्स वाले जो अपना टाइम ड्यूरेशन उसमें आपको कवर करवा दूं। तो आज बेटा जी अपनी हेडिंग है सेंसरी ऑर्गन और रिसेप्टर, इसको हिंदी में अपन संवेदी अंग बोलते हैं। नीट में ये चैप्टर आपको एक क्वेश्चन देता है। तो सीधी सी बात है, वो ज्ञानेंद्रियां बच्चों जो वर्ड अपन सुनते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां अपन पढ़ते आए हैं कि आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, टंग, स्किन, आई, नोज, ईयर, पता है बेटा जी। अब सेंसरी ऑर्गन एक्चुअल में होता क्या है? तो सिंपल सी बात कि मैंने टच किया, टच करते ही आपको उस सेंसेज संवेदना का पता लगा। तो ये जो स्किन है ये बच्चों सेंसरी है, रिसेप्टर है, जो उस सेंसेज को, संवेदना को ग्रहण करेगी और फाइनली उसे कहां ट्रांसफर कर देगी? सीएनएस तक, ब्रेन तक। तो जितने भी रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन है वो बाह्य वातावरण से सेंसेज को रिसीव करते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल आगे मैं 2 कैटेगरी बता दूंगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाह्य वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करना और उन्हें कहां तक भेजना? सीएनएस तक। वही रिसेप्टर और सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। तो बेटा जी फाइनली जो सेंसरी ऑर्गन है, चाहे आईज ले लो, नोज ले लो, ईयर ले लो, ये उस सेंसेस को, उस संवेदना को कहां तक पहुंचाएगा? सीएनएस तक। उस सीएनएस में, ब्रेन में ही हम उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब आपको सेंसेस के बारे में पता चलता है। तो एक सीधी सी बात यहां समझ लें अपन कि चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन, वो चाहे बच्चों लाइट का हो, आपको दिखाई दे रहा है तो आईज है, कोई साउंड वेव जो ध्वनि तरंग हो वो आपका ईयर सुनेगा, स्मेल हो नोज के थ्रू अपने को पता चलेगी। तो चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य वातावरण में होने वाला परिवर्तन किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर उसे कहां तक भेजेगा? सीएनएस तक। लेके बच्चों पहुंच जाएगी सेंसरी नर्व, जिसको अपन संवेदी तंत्रिका बोलते हैं। ध्यान है ना, सेंसरी मोटर नर्वस सिस्टम में आ रही है, वो जो लेके जाएगी वो सेंसरी, वापस लाए मोटर। तो चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने। किसको दिया? सेंसरी न्यूरॉन। फिर वहां से कहां गया? सीएनएस। और सीएनएस में बच्चों क्या हुआ? प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। उस सेंसेस का, उस संवेदना का विश्लेषण होगा, प्रोसेसिंग होगी, तभी हमें उस संवेदना का पता चलता है। अब बच्चों ये जो रिसेप्टर है उसकी 2 कैटेगरी दे रखी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाह्य संवेदनांग और आंतरिक संवेदनांग। एक्सटर्नल तो यही है जिसकी हम इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसेस को रिसीव करे। वही 5 नाम बच्चों, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन एक्सटर्नल में आते हैं। इसमें भी जो आईज और ईयर है, आंख और कान है, उसको बच्चों टीलेरो रिसेप्टर भी बोलते हैं। टीलेरो, टीलेरो इसलिए बोला क्योंकि ये फार सेंसेस को रिसीव करते हैं। फार सेंसेस बोले तो दूर की संवेदना को ग्रहण करते हैं। जैसे आईज दूर तक देख सकते हैं अपनी रेंज बेटा जी, कान दूर की जो साउंड वेव्स है उसको भी सुन सकते हो। तो फार सेंसेस को, दूर की संवेदना को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? टेलेरो रिसेप्टर, आईज एंड ईयर। ये चैप्टर इन्हीं 2 मेन सेंसरी ऑर्गन पर बेस्ड है। और इंटरनल बच्चों, इंटरनल वो जो इंटरनल सेंसेस को रिसीव करेगा, आंतरिक संवेदनाओं को ग्रहण करे,
वैसे डिटेल में नहीं है ये, इसमें बच्चों इंटेरो रिसेप्टर आते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर आते हैं। जैसे हंगर, भूख लग रही है, तो जब आपको भूख लगती है तो बेटा जी पड़ोसी थोड़ी बताएगा पास में बैठा हो, अरे तुझे भूख लगी है, उससे पता नहीं हो, तो अपने आप को पता चलता। तो इंटरनल सेंसेस आ गई, हंगर, थर्स्ट, बीपी, ये जो आंतरिक संवेदनाएं हैं इनके लिए कौन से रिसेप्टर है? इंटरनल। और जो एक्सटर्नल बाहर से संवेदना ग्रहण करेंगे वो बच्चों एक्सटर्नल, जिसमें हम बात करेंगे आइज और ईयर। अब ये जितने भी सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर है उनके पास एक स्पेसिफिक सेल होती है, एक विशिष्ट कोशिका है बच्चों, उसे हमने नाम दिया, ये जो डायग्राम छोटा सा मैंने बनाया है वो है बेटा जी सेंसरी सेल, संवेदी कोशिका। इसके ऊपर ये लगे हुए सेंसरी हेयर, संवेदी रोम। इसके पश्च भाग से जुड़ी हुई है सेंसरी नर्व, जो उसे कहां तक लेके जाएगी? सीएनएस। तो सेंसरी हेयर उन सेंसेस को, संवेदना को ग्रहण करेंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन उसे कहां तक लेके जाएगा? सीएनएस तक। और ये सेल कौन सी आ गई? संवेदी कोशिका, सेंसरी सेल, जो सभी रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन के पास होती है। अब हम पहले फर्स्ट जो आज स्टार्ट करते हैं वो बच्चों डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नेत्र, आइज के बारे में। इस साल की नीट में जो 2019 था बच्चों, उसमें भी एक आइज से ही क्वेश्चन आया था, हालांकि थोड़ा डाउटफुल था, वो सस्पिशियस, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बच्चों अपन हेडिंग डालते हैं आई, आई बोल, नेत्र गोलक भी बोल लेते हैं इसको, जगह थोड़ा रेफरेंस बता रखा है, बाकी आईज को ही अपन आई बोल, नेत्र गोलक वर्ड भी इसके लिए यूज कर लेते हैं। अब जो आई बोल है, नेत्र गोलक बच्चों कौन सी सेंसेस को रिसीव करेगा? लाइट सेंसेस को, इसलिए जो अपना आई है वो फोटो रिसेप्टर कहलाता है। फोटो रिसेप्टर हो गया ना, प्रकाश ग्राही, जो लाइट सेंसेस को रिसीव करे। इसी को बच्चों फोटो सेंसिटिव ऑर्गन भी बोल दो, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, प्रकाश संवेदी अंग, जो फोटो लाइट को, सेंसेस को रिसीव करेगा, लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, प्रकाश संवेदी अंग। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फीयर, वो वर्तुलाकार से थोड़ा स्फीयर शब्द अपन बोलते हैं ना, और एक्चुअल में इसका जो डायमीटर है, व्यास जो है 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। और एक बात, छोटी सी बात भेजे में घुसा लियो कि आई बोल बॉडी की एक ऐसी ऑर्गन स्ट्रक्चर है जिसका जो डायमीटर या बच्चों साइज है वो एम्ब्रियो से लेकर लास्ट तक कांस्टेंट रहती है। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी अपनी आंख उतनी है और फुल्ली डेवलप होने के बाद भी उसकी साइज कांस्टेंट रहती है, उतनी रहती है। बाकी इन जनरल हम बोलते हैं जैसे जैसे अपनी ग्रोथ होती है ऑर्गन की साइज भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती है, बट आई बोल की साइज बच्चों ऑलवेज कांस्टेंट फिक्स रहती है। क्लियर? तो स्फेरिकल डायमीटर कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ओरिजिन की अगर बात करूं तो बेटा जी जो आईज है वो एक्टोमीजोडर्मल, क्या? एक्टोमीजोडर्मल। एक्टोमीजोडर्मल बोले तो दो लेयर से बनी है, ये तो कौन सा? एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ आईज का मेनली पार्ट तो बच्चों एक्टोडर्म का ही बनेगा। मीजोडर्म से वो भी आगे भी बता देंगे अपन, जो कॉर्निया वाला पार्ट है, आंख का जो कॉर्निया, ये व्हाइट कलर वाला कॉर्निया जो बच्चों है वो मीजोडर्म से, बाकी मैक्सिमम पार्ट ऑफ आई बॉडी किसका? एक्टोडर्म से बनता है। तो आंखें फोटो रिसेप्टर है, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन भी बोलते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका व्यास या डायमीटर कितना? 2.5 सेंटीमीटर। और ओरिजिन कैसा? एक्टोमीजोडर्मल, एक्टो और मीजोडर्म से बनी होती है। अब जैसे सिंपली अपन बात करें तो आई में बच्चों जैसे आई बोल आ गया, आई बोल भी जो इसकी कवरिंग अपन ले लें, दो वर्ड इसमें अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये तो आईलिड हो गई ना, अपर आईलिड, अपर आईलिड का मतलब तो ऊपरी पलक, मोर मूवेबल ही होती है। ये बच्चों आ गई लोअर आईलिड, निचली पलक, दो पलकें हैं अपनी।
अब आईलिड के पास यहां एक ग्लैंड होती है, जेस ग्लैंड, ZEIS, जेस ग्लैंड है, जो आपकी जो आईलिड्स है, पलके हैं इनमें। अब बच्चों पलकों के जो बाल होते हैं, पलकों के बाल हेयर, इनको क्या बोलते हो? आईलैशेस, बरोनिया बोलते हैं अपन ये पलकों के बाल, आईलिड्स के हेयर। इन्हीं के बेसल पार्ट पर एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जेस ग्लैंड, जो ऑयली सब्सटेंस रिलीज करती है बच्चों। आपको ध्यान हो तो अपनी स्किन में दो ही ग्लैंड होती है, एक तो स्वेट ग्लैंड पसीने वाली, एक सीबेशियस ऑयल ग्लैंड। तो ये जेस ग्लैंड एक्चुअल में ऑयल ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है, जो क्या रिलीज करती है? ऑयली सब्सटेंस, तेलीय पदार्थ। वो ऑयली सब्सटेंस पलकों के बालों को ऑयली मॉइस्चर देता है, एक तरह से आईबॉल को प्रोटेक्शन करता है बच्चों, सुरक्षा देने का काम है इस जेस ग्लैंड का। अब ये जो अपना आईबॉल है, इसका बच्चों ये तो मान लो इंटरनल पार्ट हुआ, ये इसका एक्सटर्नल पार्ट हुआ। 1/5 एक्सटर्नल होता, मतलब ये जो दिख रहा ना आपको ये वाला पार्ट, ये 1/5 केवल 20% है। बाकी आईबॉल का पार्ट कहां होता है? अंदर की ओर होता है, वो अपने को विजिबल नहीं होता, केवल ये 1/5 पार्ट विजिबल है, बाकी सारा का सारा अंदर। इसके अंदर इस पे भी डिस्कस करते हैं। ये व्हाइट कलर में वैसे बच्चों इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इसी पे क्वेश्चन आया था इस बार नीट में, व्हाइट कलर वाला कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर एक थिन कवरिंग बच्चों है, दैट्स कॉल्ड कंजक्टिवा। इसके लिए वर्ड आता है कंजक्टिवा। तो व्हाइटिश कलर वाला पार्ट तो कॉर्निया है, कॉर्निया पर एक पतली एपिडर्मिस, पतली अधिचर्म होती है, जिसे बोलते हैं कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल कॉर्निया के ऊपर जैसे ओनियन प्याज पर मेम्ब्रेन होती है, झिल्लियां, वैसे कॉर्निया के ऊपर एक बिल्कुल पतली ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मेम्ब्रेन है, जिसे बच्चों हम क्या बोलेंगे? कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा एक तरह से कॉर्निया की क्या है? कवरिंग होती है। और कंजक्टिवा में बच्चों ये आपको मैंने टिश्यू में बताया था, नॉन केराटिनाइज्ड होती है, ध्यान आया आपके? नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब इसमें केराटिन प्रोटीन नहीं होती। केराटिनाइज्ड का एग्जांपल याद करो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में बताया था, आपकी एपिडर्मिस। अरे सीधी सी बात है, हेयर और नेल्स, बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन थी? केराटिन। तो ये स्किन की कवरिंग केराटिनाइज्ड, व्हाइल कॉर्निया और कंजक्टिवा कैसा है? नॉन केराटिनाइज्ड, जिसमें केराटिन नहीं होती। और कई बार कंजक्टिवा में स्वेलिंग आ जाती है, दैट्स कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, उसको बोल देते हैं। तो अपर आईलिड, लोअर आईलिड ये ज्यादा मूवेबल अपर है, और कॉर्निया के हेयर के बेस पर जेस ग्लैंड जो क्या रिलीज करेगी? तेलीय पदार्थ, ऑयली सब्सटेंस, जो क्या देगा? प्रोटेक्शन। अब हमने बताया कि आईबॉल का 1/5 पार्ट तो बाहर है, आउटर, रिमेनिंग पार्ट अंदर की ओर रहता है। देखो कहां रहता है? तो बच्चों जो अपनी आईबॉल है ना, ये कहां एम्बेडेड रहते हैं? पोजीशन इनकी, तो ये तो पता है आईबॉल पेयर्ड है, दो आंखें, कहां पोजीशन बताओ? बिल्कुल आगे, सिर में आगे की ओर धंसी भी है ना। तो बच्चों ये धंसी किस में रहती है? कहां एम्बेडेड है? ये अपनी स्कल, भूत की खोपड़ी, स्कल होगी ना। स्कल में ये जो दो, ये तो पूरा स्कल मान लो, खोपड़ी स्कल है, ये स्कल में जो दो अपने ये सॉकेट होते हैं ना, ये खड्डे, इनको बोलते हैं आई ऑर्बिट और आई सॉकेट, नेत्र गोलक या नेत्र के सॉकेट। इन्हीं आई ऑर्बिट में क्या धंसी रहती है? आई बॉल। तो आई बॉल की पोजीशन कहां? एम्बेडेड इन आई ऑर्बिट ऑफ स्कल, स्कल की आई ऑर्बिट में धंसी रहती है। और विजिबल पोर्शन इसका कितना? 1/5 आउटर है, रिमेनिंग इसका इनर है। समझ रहे इतनी बात? चले आगे, चलो। अब दो आईलिड की तो बात हमने बेटा जी कर ली। अपर आईलिड लिखा, ऊपरी पलक, अपर आईलिड ऊपरी पलक है और लोअर आईलिड निचली पलक है, दो पलकें हैं। उसके अलावा मैं एक अलग से लिखा रहा हूं यहां, ये सुनो आप, थर्ड आईलिड, तीसरी पलक,
थर्ड आईलिड। तीसरी पलक देखो ये क्या है, ये बच्चों एक तरह से निक्टेडेटिक मेम्ब्रेन होती है, हिंदी में नाम लेते हैं निमेशक पटल, निमेशक पटल या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो अपनी तीसरी पलक होती है। अब ये है कहां बच्चों, ये बिल्कुल आई बॉल के इनर अंदर की ओर होती है, बिल्कुल यहाँ कोने में इस तरफ दोनों साइड में आप देखोगे तो एक पिंक कलर की हल्की गुलाबी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी यहाँ, वही एक्चुअल में क्या है, तीसरी पलक जो इनर टू आई बॉल के अंदर की ओर होती है, और इसी को बच्चों बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल। और ये अपने में याद करो, देखिए ह्यूमन के रेफरेंस में कैसी होगी, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब बच्चों अवशेषी होती है, अपने में इसका कोई काम नहीं होता। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जंतु, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, देखा है अपने डिस्कवरी वगैरह में, मगरमच्छ में बच्चों जितने भी जलीय जंतु, उसमें जो ये क्या थर्ड आईलिड, ये कॉर्निया की क्लीनिंग का काम करता है। ये जो गाड़ियों में वाइपर होते हैं ना बच्चों, आगे वाइपर लगे रहते हैं जो आगे वाले ग्लास को साफ करते हैं, वैसे ही उनके ऊपर वो एक कॉर्निया के ऊपर से लेयर आती है लाइक वाइपर, तो वहां उसका काम है क्लीनिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की सफाई का काम। जबकि अपने ह्यूमन के रेफरेंस में क्या है, अवशेषी कौन, थर्ड आईलिड, जो आई बॉल के अंदर की ओर होती है, और इसी को बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक पटल। एक नाम और याद रखना चाहो तो इसी को बोलते हैं प्लीका सेमील्यूनेरिस, प्लीका सेमील्यूनेरिस, इसी का नाम एक और ये भी दे देते हैं, याद रख पाओ तो प्लीका सेमील्यूनेरिस, ये इसी का थर्ड आईलिड का एनाटॉमी। चलो अगले पॉइंट पे है आइज मसल। अपनी आई बॉल से रिलेटेड पेशियां, मसल्स। तो बच्चों अपनी जो आई बॉल है, नेत्र गोलक है, उससे जो रिलेटेड मसल्स या मांसपेशियां है, उसकी भी दो कैटेगरी है। एक तो एक्सटर्नल आई बॉल मसल्स, इंटरनल आई बॉल मसल्स, बाह्य पेशियां और आंतरिक पेशियां। नाम हमने इनको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक भी बोल देते हैं। इंटरनल के लिए इंट्रिंसिक मसल्स भी यूज करते हैं और एक्सट्रिंसिक। तो पोजीशन के बेस पर बच्चों, स्थिति स्थान के आधार पर कि जो मसल्स, ऐसी पेशियां जो आई बॉल के अंदर है, वो तो कैसी है, आई बॉल के अंदर वाली, वो तो इंटरनल। जो आई बॉल के बाहर है वो बच्चों कैसी है, एक्सटर्नल। तो पोजीशन तो हो गई आउटर फ्रॉम आई बॉल, नेत्रगोलक के बाहर होती है, ये बच्चों नाम से नेत्रगोलक के अंदर होती है, आई बॉल के अंदर, आई बॉल के बाहर। ये वाला एक्सटर्नल, ये बच्चों वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी मीन ऐच्छिक होती है, हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, जब आप आई बॉल को रोटेट करवाते हो, जैसे आप ऊपर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर ऊपर, तो हम अपने अकॉर्डिंग आई बॉल को घुमा सकते हैं, जिधर देख रहे हो उधर घुमा सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए कैसी है, ऐच्छिक, वॉलंटरी। जब इंटरनल बच्चों इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी बोले तो अनैच्छिक होती है। कैसी बेटा जी, इनवॉलंटरी, ये वॉलंटरी। अब जो मसल्स है, मांसपेशियां है, वो कौन से स्तर से, कौन से जननिक स्तर से बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म की मेसोडर्म। सीधी सी बात है, बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन स्ट्रक्चर किससे बनते हैं, कई बार हमने बताया है, मेसोडर्म से। तो मसल्स भी मेसोडर्मल होती है बच्चों। एक्सटर्नल किससे बनी, मेसोडर्म। बट ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ये जो मसल्स है वो एक्टोडर्मल होती है। फिर से लाइन सुन लेना, बॉडी की मांसपेशियां, मसल्स मेसोडर्म की बनी होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, नेत्रगोलक की, आई बॉल की इंटरनल मसल्स को छोड़कर, जो किसकी बनती है, एक्टोडर्म की। बाकी मसल्स वैसे किसकी रहती है, मेसोडर्म। इसमें एक्सटर्नल में जो एग्जांपल आते हैं वो है फोर रेक्टस मसल,
और 2 ऑब्लिक मसल, तिर्यक पेशियां। नाम बच्चों मसल्स के, तो एक्सटर्नल में 4 तो रेक्टस पेशियां और 2 तिर्यक। इंटरनल में भी अपन पढ़ेंगे आइरिस, इसमें आता है सीलियरी मसल और सीलियरी बॉडी। तो जो आइरिस और सीलियरी बॉडी है वो तो कौन सी मसल हो गई? इंटरनल। वो तो बच्चों आईबॉल के कहां मिलेगी? अंदर। और जो रेक्टस और तिर्यक पेशियां हैं वो एक्सटर्नल, जो आईबॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, गति का नियंत्रण करती है। इसमें रेक्टस तो संख्या में 4 है और तिर्यक संख्या में 2 है। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन ऐसे बन जाए, मैं रेक्टस को थोड़ा सा बता देता हूं। आईबॉल की मूवमेंट कैसे कंट्रोल? रेक्टस पेशियां कितनी है? 4। इनके नेम है बच्चों सुपीरियर रेक्टस, ऊर्ध्व रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, एक्सटर्नल रेक्टस और इंटरनल रेक्टस। तो रेक्टस पेशियां मसल्स तो कितनी है? 4। कौन कौन सी? सुपीरियर को क्या बोल दो? ऊर्ध्व रेक्टस। इंफीरियर को बच्चों बोला निम्न रेक्टस। एक्सटर्नल को लेटरल पार्श्व भी बोलते हैं, इंटरनल को मीडियल। अब ये जो 4 मसल्स है बच्चों, ये देखो ये अपने आईबॉल की मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करती है? तो ये आईबॉल है, ये मान लो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। एक तो आईबॉल की अपवार्ड मूवमेंट, ऊपर, डाउनवार्ड मूवमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट। सीधा सा तरीका देख लो, मैं अपने आईबॉल को देखना ऊपर ले गया। ऊपर का मतलब कैसी गति हुई? अपवार्ड, ऊपर की ओर गति। तो आईबॉल को ऊपर ले जाने के लिए कौन सी मसल है? सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर का मतलब बेटा जी ऊर्ध्व है। तो सुपीरियर रेक्टस में अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आईबॉल अपवार्ड जाएगा। अगर आईबॉल नीचे लेके आए डाउनवार्ड तो किसमें? इंफीरियर। एक्सटर्नल का मतलब बाहर। बाहर कौन? इधर, ये बाहर है, ये अंदर है। तो अगर नाक की ओर आती है तब तो इंटरनल, और इधर ईयर कान की ओर जाती है तो एक्सटर्नल। क्लियर? तो आईबॉल की अपवार्ड मूवमेंट, ये ऊपर की ओर जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से? सुपीरियर रेक्टस। आईबॉल की बच्चों डाउनवार्ड जो मूवमेंट है, नीचे की ओर जो गति है, उसे कौन करेगा? इंफीरियर। कान की ओर टुवर्ड्स ईयर, ईयर इधर बाहर की ओर, तो ई से एक्सटर्नल, ई से ईयर। और आईबॉल को नाक, नोज की ओर लेके आ रहा है, वो इसकी कौन सी होगी? इंटरनल रेक्टस। तो आईबॉल की जो मूवमेंट है ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, ये 4 अलग अलग मसल्स कंट्रोल करती है। हालांकि इसमें इस ओब्लिक का भी रोल है, लेकिन आप उन 4 रेक्टस को मेनली याद रख लो। ओब्लिक में 2 ही है, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, ऊर्ध्व तिर्यक और निम्न तिर्यक पेशियां। ये अपनी आईबॉल से रिलेटेड मसल्स बच्चों हुई। अब कई बार इन मसल्स में अगर प्रॉब्लम आ जाए, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए या मसल्स नॉन फंक्शनल हो जाए, आई से रिलेटेड अगर मसल्स बच्चों इनएक्टिव, डैमेज, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो डिजीज कंसीडर करते हैं स्ट्राबिस्मस। स्ट्राबिस्मस बोलते हैं भेंगापन। भेंगा बोलते हैं ना, बाडा सुना है? देखता उधर है, बात आपसे करता, आपकी तरफ देखेगा, उधर बात करेगा। मतलब आंखों के आईबॉल की जो उसकी मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं होती, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्राबिस्मस, भेंगापन। वो इन आईबॉल की मसल्स के प्रॉपर फंक्शन नहीं करने से होता है। सर्जरी के थ्रू उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। उस डिजीज के लिए बच्चों को डाका है स्ट्राबिस्मस। ये हो गया। अगला पॉइंट अपना आई मसल्स के बाद आई ग्लैंड्स, आंख से रिलेटेड ग्रंथियां। तो आईज में कौन कौन सी ग्लैंड्स है? अभी एक पीछे आपको आईलिड्स में लिखा दी थी जेस ग्लैंड, एक वो हो गई। उसके अलावा देखो मैं जो नाम लिख रहा हूं, मिबोमियम ग्लैंड, टासल ग्लैंड बोलते हैं इसको, मिबोमियम ग्रंथि। एक बच्चों अपन बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, मोल ग्लैंड, एक
हार्डेरियन, हालांकि वो होती नहीं अपने में। तो मिबोमियम, लैक्रिमल और मोल ग्लैंड। अब वही लाइन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अपनी स्किन, अपनी बॉडी में ग्लैंड्स तो दो ही होती है, स्वेट और सीबेशियस। बाकी बच्चों जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी ग्लैंड्स है, वो उन दोनों ग्लैंड्स का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है। जैसे मेमरी ग्लैंड की बात है, स्तन ग्रंथियां, एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों, स्वेद ग्लैंड, स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण है मेमरी ग्लैंड। तो वैसे देखो आंख में क्या नाम लिखा, मिबोमियम ग्लैंड, ये मॉडिफाइड सीबेशियस ऑयल ग्लैंड होती है, मतलब ये रूपांतरित कौन सी ग्रंथि है, तेल ग्रंथि। तो बच्चों तेल ग्रंथि है तो क्या रिलीज करेगी, ऑयली सब्सटेंस, तेलीय पदार्थ को स्रावित करती है, क्योंकि तेल ग्रंथि का रूपांतरण है तो तेलीय पदार्थ स्रावित होगा। काम देखो इसका, ये अपनी पलकों में, आईलिड्स में होती है, और इससे जो स्रावित ऑयल है वो फ्रिक्शन लेस ब्लिंकिंग, क्या करवाएगा, घर्षण रहित ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग, ब्लिंक करना, पलकें झपकना, पलकें झपकाते हैं ना बच्चों अपन, उसको ब्लिंकिंग बोलते हैं, ब्लिंक। तो जब ब्लिंकिंग होती है, पलकें झपकाते हो, तो ये जो बच्चों पलकें हैं ना, ये कोर्निया के ऊपर आएगी जाएगी, व्हाइट कलर का कोर्निया है, तो पलकें उसके ऊपर आती है जाती है, तो हो सकता है फ्रिक्शन हो, घर्षण हो, फ्रिक्शन से कोर्निया डैमेज हो सकता है। तो उससे डैमेज होने से रोकने के लिए मिबोमियम ग्लैंड क्या रिलीज करती है, ऑयल, तेल, और वो तेल उसे चिकनाई प्रदान करेगा, मॉइस्चर, स्लाइमलेस देगा, जिससे ब्लिंकिंग के समय फ्रिक्शन नहीं होता। तो फ्रिक्शनलेस ब्लिंकिंग, पलक झपकाते समय घर्षण को कम करना, वो कौन सी, लैक्रिमल, अश्रु ग्रंथियां, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है बच्चों, स्वेद ग्रंथि का रूपांतरण है, अरे आंसू, लैक्रिमल टेस्ट किया ना, आंसू कभी बचपन में होते थे, आंसुओं का टेस्ट, स्वेट पसीने की तरह खट्टा नमकीन होता है, तो स्वेट की ग्लैंड होती है बच्चों, 3 in each eyeball, ये लैक्रिमल ग्लैंड। इससे क्या रिलीज होगा, टीयर, आंसुओं का स्त्रावन करती है, और टीयर एक्चुअल में, टीयर में क्या क्या बच्चों, पानी होता है, कुछ सॉल्ट भी होते हैं, एक एंटीबॉडी भी होती है IgA, ध्यान है क्या, वही जो मां के मिल्क कोलोस्ट्रम में होती है, ये इसमें भी मिलती है, बॉडी फ्लूइड में मिलती है IgA, सलाइवा, लार में भी होती है वही, एक एंजाइम भी इसमें मिल जाता है, लाइसोजाइम। और आंसू में बच्चों ढेर सारी फीलिंग्स भी होती है, भावनाएं, इमोशंस, क्योंकि बिना फीलिंग के आंसू नहीं आते, सुख और दुख, ऐसा बताते हैं, ज्यादा खुशी और ज्यादा अपन गम में होते हैं तो आंसू बच्चों आते हैं, और सुख और दुख में जो आने वाले टीयर है उनका भी कंपोजिशन बताते हैं, अलग अलग होता है। तो आंसू में पानी, सॉल्ट, IgA, एंटीबॉडी, लाइसोजाइम, ये वही एंजाइम है जो सलाइवा में, लार में भी मिलता है, और ढेर सारी फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशन, तब आंसू आते हैं बच्चों। मोल ग्लैंड, ये भी एक्चुअल में मॉडिफाइड क्या है, स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्रंथि है। तो दो ही ग्लैंड रखेंगे अपन, स्वेट और सीबेशियस, सीबेशियस ऑयल ग्लैंड का ही दूसरा नाम। तो मिबोमियम सीबेशियस ग्लैंड है, लैक्रिमल स्वेट ग्लैंड है, और मोल ग्रंथि भी उसी स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण है। ये अपनी आईबॉल में प्रेजेंट ग्लैंड्स। और एक ऐसा भी बताते हैं बच्चों की, जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है ना, अश्रु ग्रंथि, ये छोटे बच्चों में जन्म के लगभग 3-4 महीने के बाद एक्टिव होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि छोटा बच्चा, 1-2 महीने का बच्चा जब रोता है तो उसके आंसू नहीं आते, क्योंकि तब तक ये ग्लैंड इनएक्टिव रहती है, इसके पोर बंद रहते हैं। तो 3-4 महीने के बाद इसके पोर ओपन होते हैं, तब टीयर, आंसू आना स्टार्ट होते हैं। क्लियर बेटा जी? चलें आगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल, नेत्र गोलक की संरचना। तो आईज में अपन ने आई की मसल्स की बात कर ली, आईज की ग्लैंड्स अपन ने ग्रंथियों पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों आईबॉल की स्ट्रक्चर पे, पूरे आईबॉल की नेत्र की संरचना पे। तो मैं डायग्राम से आपको उसको समझाऊंगा। उससे पहले आईबॉल की बच्चों 3 लेयर हम पढ़ेंगे। एक आता है फाइब्रस ट्यूनिक, तंतुमय स्तर,
एक वर्ड आएगा वेस्कुलर ट्यूनिक, और थर्ड एक लेयर हम पढ़ेंगे न्यूरो सेंसरी लेयर। तो पूरे आईबॉल की स्ट्रक्चर को अपन 3 अलग अलग लेयर में परतों में बांटते हैं। पहला फाइबरस ट्यूनिक, तंतुमय स्तर, ये फाइबर का आउटर लेयर होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है। फिर एक आएगा वेस्कुलर संवहनीय स्तर, और सबसे अंदर न्यूरो सेंसरी, तंत्रिका संवेदी स्तर। तो 1 बाय 1 हम इनको लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक आईबॉल का डायग्राम बच्चों बना देता हूं, तो वो उसी डायग्राम पे बेस्ड अपन स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल में, ये बोर्ड पे अपने सामने एक संरचना है, पूरे आईबॉल की स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है। तो जो नेत्रगोले की बच्चों संरचना है, उसके अपन ने अभी 3 लेयर आपको बता दिया था। आउटर मोस्ट फाइबरस ट्यूनिक था, तंतुमय स्तर, फिर हमने एक बताया था वेस्कुलर ट्यूनिक, और इस सबसे अंदर आया था न्यूरो सेंसरी लेयर। उसी से अपन पूरी आईबॉल की स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर दूं। और डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, नीट में जब पहले एम्स अलग होती थी, इस साल ही होती, उससे पहले एम्स में इस डायग्राम पे बेस्ट क्वेश्चन बच्चों आए हैं। तो जो सबसे आउटर है वो तो है स्क्लेरा। देखो बोर्ड पे, जो आईबॉल की सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहर जो परत है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा या दृढ़ पटल। दृढ़, ये नाम ही दृढ़ है तो हार्ड है, कठोर है बच्चों, प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा है, इसको भी हम पढ़ेंगे। स्क्लेरा के ठीक नीचे एक और लेयर मैंने बनाई है, वो है कोरोइड। कोरोइड जिसको हमने बोला रक्तक पटल, जिसमें ब्लड वेसल्स होती है। और सबसे अंदर हमने क्या लिखा, रेटिना। रेटिना बच्चों दृष्टि पटल है, रेटिना दृष्टि पटल, जहां इमेज फॉर्म होती है, उसको हम बोलेंगे रेटिना। अब पूरे डायग्राम में बच्चों 2 चेंबर है, जो देखो लेंस और ये सबसे आगे ये कॉर्निया है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच बच्चों आ गया जलीय कक्ष, एक्वस चेंबर, जिसमें क्या भरा रहेगा, फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर, ये जलीय द्रव्य से भरा रहता है। और लेंस और रेटिना के बीच वाला ये कौन सा है, विट्रस ह्यूमर, इसको हम काचाभ कक्ष बोलते हैं। तो इस तरल का नाम काचाभ द्रव्य है। तो आगे बच्चों कौन सा, एक्वस ह्यूमर, ये वाला विट्रस ह्यूमर, ये बीच में कौन, लेंस। अब देखो लेंस जिससे अटैच होता है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे सीलियरी बॉडी। पक्षमार्गी की एक स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां तो आउटर मोस्ट स्क्लेरा, फिर बच्चों कोरोइड, सबसे अंदर कौन सी लेयर, रेटिना। अब देखना डायग्राम में कि जो आईज का सेंटर है, आईबॉल का जो मध्य अक्ष है, मिड एक्सिस, उससे थोड़ा सा ऊपर, सेंटर में नहीं, सेंटर से थोड़ा ऊपर, ये 3D डायग्राम में तो थोड़ा आगे आता है, ऐसे बोर्ड पे 3D मेंशन अपन नहीं कर पाते बच्चों। तो इससे थोड़ा सा ऊपर एक हल्के पीले रंग का स्पॉट है, एक बिंदु है, जिसे क्या नाम दिया, येलो स्पॉट। इंपॉर्टेंट है बच्चों, पीत बिंदु, जिसी को बोलते हैं मैकुला लुटिया। लुटिया वर्ड एक ल्यूटीन पिगमेंट से आता है, ल्यूटीन वर्ण की वजह से येलो कलर का। ऐसा मिलता जुलता वर्ड एक एम्ब्रियोलॉजी में आता है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, मैकुला लुटिया, दोनों येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, दोनों में एक ल्यूटीन पिगमेंट बच्चों प्रेजेंट होता है। तो सेंटर से थोड़ा ऊपर कौन सा, येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया। इससे क्वेश्चन क्या बना था कि इस मैकुला लुटिया की बच्चों जो कैविटी है, जो गर्त है, इस पीत बिंदु के बीच की कैविटी, गर्त, उसे बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस, जिसमें केवल कोन, केवल शंकु कोशिकाएं होती है, ऑब्लिक तिरछे शंकु होते हैं। रोड और कोन 2 सेल्स हम रेटिना में पढ़ेंगे। तो जो येलो स्पॉट है, उसकी कैविटी को क्या बोला, फोविया, जिस पर केवल कोन होंगे, केवल कौन होंगे, ओनली ऑब्लिक कॉन सेल्स, और यहाँ शार्पेस्ट इमेज बनती है, क्लियर इमेज बनती है फोविया पे। फोविया क्या है, कैविटी ऑफ येलो स्पॉट। क्लियर बेटा जी। अब येलो स्पॉट के थोड़ा नीचे चलो, एक और स्पॉट दिख रहा है, जिसको हमने क्या बोला, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड का मतलब अंध बिंदु, अंधा। यहाँ अंधा इसलिए क्योंकि यहाँ कोई इमेज, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ रोड कोन नहीं होती, शंकु शलाका इस जगह नहीं होते बेटा जी। तो ब्लाइंड स्पॉट का काम ये है कि ब्लाइंड स्पॉट से बच्चों एक तंत्रिका बाहर आती है, जिसको हमने क्या बोला, ऑप्टिक नर्व, दृक् तंत्रिका। ये सेकंड क्रेनियल नर्व है, जो नर्वस सिस्टम में आ जाएगी। और ऑप्टिक नर्व वो है जो उन प्रकाश, लाइट की सेंसेस को कहां लेके जाएगी, सीएनएस तक। वो सेंसरी नर्व ही होती है। इसी ब्लाइंड स्पॉट से एंटर करती है रेटिनल आर्टरी, रेटिनल धमनी, और आर्टरी क्या लेके आएगी, प्योर ब्लड। तो ब्लाइंड स्पॉट जहां इमेज का फॉर्मेशन
नहीं होता। जहां से बाहर कौन आएगी, ऑप्टिक नर्व है, जहां से एंटर कौन करेगी, रेटिनल आर्टरी। और येलो स्पॉट की कैविटी को बोला फोविया, जहां क्लियर इमेज बनती है और वहां केवल ऑब्लिक कौन सेल प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो अब देखो बच्चों, लेंस सेंटर में, लेंस की स्थिति को, जो लेंस है वो अपनी जगह कैसे फिक्स रहता है, तो लेंस से ये भी एक नीट का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ये जो व्हाइट कलर के बच्चों फाइबर दिखा रखे हैं ना अपन, जो लेंस से जुड़े हुए हैं, इन्हें बोलते हैं सस्पेंसोरियम लिगामेंट। ये फाइबर क्या कहलाए, निलंबन स्नायु, सस्पेंसोरियम लिगामेंट, जो लेंस को पकड़े रखते हैं। तो इसी से लेंस की शेप, आकृति बदल सकती है, बट लेंस की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। तो लेंस को पकड़े हुए ये लिगामेंट क्या है, सस्पेंसोरियम लिगामेंट। नीट में आया था क्वेश्चन, जोनल ऑफ जिन भी इसको बोला जाता है, बाकी हिंदी में निलंबन स्नायु। तो लेंस को पकड़ रखा है सस्पेंसोरियम लिगामेंट ने। लिगामेंट जुड़े हुए किससे, सिलियरी बॉडी से। क्लियर, तो डिटेल में पढ़ लेंगे। अब देखो बच्चों, सिलियरी बॉडी क्या है कि ये मोटी जो हैंगिंग स्ट्रक्चर दिख रही है दोनों साइड में, ये मैंने ऐसे रेड कलर में बनाई है, इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, आइरिस। आइरिस के बीच का जो स्पेस दिख रहा है, आइरिस के बीच का अवकाश, वो क्या कहलाएगा, प्यूपिल। तो आगे जो दो हैंगिंग स्ट्रक्चर है वो तो है आइरिस, आइरिस के बीच का स्पेस क्या है, प्यूपिल। जैसे मेरे दोनों हाथ बच्चों, ये आइरिस है, आइरिस के बीच का स्पेस क्या है, प्यूपिल है। तो आइरिस, आइरिस के बीच प्यूपिल। अब आंखों में जब लाइट जाएगी, प्रकाश जाएगा, उस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कौन करेगा, यही आइरिस और प्यूपिल। कैसे, अब देखो आइरिस के बीच का जो स्पेस है ना, उसी से लाइट आती है। अगर बच्चों मैं आइरिस को पास में ले आऊं, देखना गौर से, आइरिस अगर पास में आ गया तो बीच में प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाएगा। आइरिस दूर चला गया तो बीच में प्यूपिल का स्पेस बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा प्यूपिल बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा लाइट आंखों में आएगी। तो आंखों में जो लाइट की एंट्रिंग अमाउंट है, आंखों में, नेत्र में प्रकाश के प्रवेश करने की जो मात्रा है, वो आइरिस और किस पर डिपेंड करती है, प्यूपिल पर। तो आइरिस के बीच का स्पेस प्यूपिल कहलाता है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आइस की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर स्क्लेरा बच्चों, स्क्लेरा दृढ़ पटल, फिर आ गया कोरोइड रक्तक पटल, फिर सबसे अंदर रेटिना दृष्टि पटल। ये वाला स्पॉट कला है येलो स्पॉट, जिसको बोलेंगे मैकुला लुटिया, जिसकी कैविटी को हम बोलेंगे फोविया। उसके नीचे एक ब्लाइंड स्पॉट है, जिसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर जाएगी, रेटिनल आर्टरी अंदर आएगी, और लेंस को पकड़े रखने वाला सस्पेंसोरियम लिगामेंट, और आगे एक्वस चैम्बर, पीछे विट्रस चैम्बर, और ये लेंस के आगे ये हैंगिंग लटकी हुई स्ट्रक्चर आइरिस, आइरिस के बीच का अवकाश प्यूपिल, जहां से लाइट आंखों में प्रवेश करती है, एंटर करती है। समझ गए डायग्राम को? अब चलो हम आइस की लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम एनसीईआरटी में भी दे रखा, वहां डिस्कस कर सकते हो। वैसे हमने सारी बातें आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी है बेटा जी। चलो अब जो लेयर्स की अपन बात करें, तो आई बॉल की बच्चों फर्स्ट लेयर हमने वो देखो फाइब्रस ट्यूनिक वो बताई थी ना, वो तो इस डायग्राम में नाम ही नहीं लिखे अपन ने। ये सोच रहे हो फाइब्रस ट्यूनिक वगैरह कहां है? अब बस इसी डायग्राम से वो अलग अलग पार्ट आएंगे। तो फर्स्ट अपन ने लिखा था जो आई बॉल की आउटर लेयर थी वो कौन सी थी? फाइब्रस ट्यूनिक। ट्यूनिक को बच्चों अपन स्तर परत बोलते हैं, फाइब्रस ट्यूनिक, तंतुमय स्तर या तंतुमय परत। अब जो फाइब्रस ट्यूनिक है, इसी के बच्चों दो पार्ट है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कौन से दो पार्ट आ गए? कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तो जो कॉर्निया और स्क्लेरा है वही एक्चुअल में किसके पार्ट हो गए? उस फाइब्रस ट्यूनिक के। फाइब्रस ट्यूनिक बोले तो तंतुमय स्तर के। अब देख लो ये वाला डायग्राम फिर से बता दिया मैंने। ये आगे तो क्या था? कॉर्निया। ये बेटा जी क्या था? स्क्लेरा। तो कॉर्निया और स्क्लेरा जो पूरी स्ट्रक्चर है वही कौन है? फाइब्रस ट्यूनिक। तो फाइब्रस ट्यूनिक कैसी लेयर हुई? आउटर मोस्ट हुई। अब आउटर है तो कौन सा टिश्यू दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइबर का मतलब बच्चों कौन से फाइबर आएंगे? कोलेजन फाइबर व्हाइट होते हैं। और आउटर है इसलिए क्या देगा?
प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देता है। और कनेक्टिव टिश्यू ना, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की उत्पत्ति बच्चों उसी मेसोडर्म से। ये तो फाइब्रस ट्यूनिक जो सबसे आउटर लेयर ऑफ आईबॉल है, जो बना है व्हाइट फाइब्रस कॉर्निया, इसी साल नीट 2019 का विषय देखो यहीं से बन रहा है वो, कि कॉर्निया में कोलेजन फाइबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो व्हाइट फाइब्रस ही तो है। और प्रोटेक्शन देगा, किसका बना है? मेसोडर्म का। बाकी पूरा आईबॉल एक्टोडर्म से बनता है बच्चों। तो कॉर्निया जो है, अब देख लो, ये पूरा क्या है? फाइब्रस ट्यूनिक। इसका पश्च वाला पार्ट स्क्लेरा, इसके आगे वाला पार्ट कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है उसका इंटीरियर पार्ट हुआ पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होगा ना, क्योंकि लाइट इसके आर पार जाएगी, ट्रांसपेरेंट होगा बच्चों ये वाला। और कॉर्निया स्क्लेरा से थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है, स्क्लेरा बड़ा पार्ट होगा इसका पीछे वाला। कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज। एवेस्कुलर का मीन इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, असंवहनीय होता है, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती। इसीलिए बच्चों जो आर टू डोनेट बोलते हैं ना, नेत्रदान, आई डोनेट किया जाता है, नेत्र को डोनेट करते हैं। आई डोनेट जब करते हैं तो मोस्टली कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। अब आपको ये तो पता ना कि जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, अंग का प्रत्यारोपण करते हैं, तो जल्दी से अपना शरीर दूसरे के ऑर्गन को स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज बेटा जी दूसरे ऑर्गन और स्ट्रक्चर अपने लिए एंटीजन का काम करते हैं, जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। लेकिन कॉर्निया में ब्लड वेसल है ही नहीं, बिना ब्लड के यहाँ ये एंटीबॉडी इम्यून रिस्पांस नहीं होता। इसलिए कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन है, याद रखना, कॉर्निया का प्रत्यारोपण सक्सेसफुल होता है, सफल होता है। इसलिए आंख का जो पार्ट डोनेट किया जाता है वो मोस्टली कॉर्निया ही बच्चों होता है। क्लियर? अब कॉर्निया में अग्र पार्ट है, ट्रांसपेरेंट है, एवेस्कुलर है, असंवहनीय है, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसी को क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। अब कॉर्निया में जब ब्लड ही नहीं है, बिना ब्लड के ऑक्सीजन कहां से लेगा? तो सीधी सी बात है, जब आंखें खुली रहेगी तो कॉर्निया ऑक्सीजन को सीधे वातावरण से क्या कर लेगा? अवशोषित, डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कॉर्निया सीधा, क्योंकि ब्लड वेसल नहीं है। क्वेश्चन आया, आंखें जब बंद हो सोते टाइम, नेत्र आईबॉल क्लोज है, तो कॉर्निया ऑक्सीजन कहां से लेगा? न्यूट्रिशन कहां से लेगा? सोचो सोचो, दिमाग लगा के आंसर सोचना क्या है। बाकी आईज ओपन होती तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्योंकि खुद की ब्लड वेसल नहीं होती। चलो फिर आए बच्चों स्क्लेरा। स्क्लेरा और एक ये कॉर्निया सेंसिटिव पार्ट भी है, संवेदनशील भाग है, लेकिन सेंसिटिव टू पेन एंड टच। कॉर्निया दर्द और स्पर्श के लिए संवेदी होता है, लाइट के लिए सेंसिटिव तो बच्चों रेटिना आएगा। आंख का जो पार्ट प्रकाश के लिए संवेदी होता है वो तो मेनली रेटिना है, जहां इमेज बनती है। लेकिन पेन और टच, दर्द और स्पर्श के लिए जो सेंसिटिव है वो कॉर्निया है। क्वेश्चन ऐसा सही था, हालांकि वो डाउटफुल क्वेश्चन था, उसमें 2 प्रॉपर आंसर जा रहे थे, 2 आंसर थे उसके सही, नीट ने अलग आंसर दिया था एक, जबकि दूसरा एक और आंसर सही था। क्वेश्चन आया था कि कॉर्निया के रेफरेंस में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कथन पूछा था। तो बेटा जी उसमें 2 ऑप्शन वो तो पूरी तरह से गलत थे। एक ऑप्शन था कि कॉर्निया इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आईबॉल, प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटीनियस कवरिंग, सही थी। कॉर्निया आउटर मोस्ट ही है, प्रोटेक्ट करता है, वो कोलेजन फाइबर से बनता है, सही था। एक दूसरा ऑप्शन था कि कॉर्निया एवेस्कुलर है, वो फाइब्रस है और सेंसिटिव पार्ट ऑफ आईबॉल, वो भी सही था, नीट ने वही आंसर दिया था। लेकिन ध्यान रखना, सेंसिटिव में वो पेन और टच के लिए सेंसिटिव होता है, दर्द और स्पर्श के लिए। लाइट सेंसिटिव पार्ट अगर आईज का पूछे तो मेनली वो रेटिना बच्चों होता है। क्लियर? तो उसके 2 ऑप्शन 2 करेक्ट थे, बट नीट ने एक ही कंसीडर किया था, डाउटफुल क्वेश्चन था ये। तो स्क्लेरा इसका कैसा पार्ट हुआ? पोस्टीरियर। क्वेश्चन से मेरे याद आया बच्चों, अब अगले कुछ लेक्चर में मैं पीछे वाले पेपर भी आपको सोल्व करवाऊंगा। जैसे फिजिक्स में तो आपको पेपर पीछे वाले मिल रहे हैं, केमिस्ट्री में भी स्टार्ट कर देंगे, बायो में भी कर देंगे। तो 2016, 17, 18, 19, 15, ये जो 2010 वाले नीट एग्जाम के क्वेश्चन है, पेपर है, वो मैं आपको ऐसे ही अगले कुछ लेक्चर में पेपर सॉल्यूशन अपन डालेंगे, नीट एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन को।
ताकि पूरा सब्जेक्ट एक बार आपका रिकॉल रिवाइज हो जाए। तो स्क्लेरा इसका पोस्टीरियर पार्ट है, दैट्स कॉल्ड व्हाइट ऑफ आई, क्योंकि व्हाइट फाइबर है सारे कोलेजन, तो इसको आंखों की सफेदी भी बोलते हैं, व्हाइट ऑफ आई भी बोलते हैं। तो स्क्लेरा बच्चों ये ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है, जबकि कोर्निया ट्रांसपेरेंट था वो ओपेक अपारदर्शी होता है। और स्क्लेरा से जो आईबॉल की मसल्स है वो जुड़ी रहती है, जो आईबॉल की एक्सटर्नल मसल्स थी ना बच्चों, बाह्य पेशियां और रेक्टस और ओब्लिक, तो बाह्य मसल्स को जुड़ने के लिए जो साइट है वो कौन देता है? स्क्लेरा। तो प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर एक्सटर्नल आईबॉल मसल, बाह्य नेत्र गोलक की पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान कौन उपलब्ध करवाएगा? स्क्लेरा। तो फाइब्रस ट्यूनिक में दोनों आ गए, कोर्निया आ गया और स्क्लेरा आ गया, और दोनों का जो जॉइंट है कोर्निया स्क्लेरा का, ये जो जॉइंट है उसको लिम्बस बोलते हैं। ये वर्ड आता है लिम्बस, जंक्शन बिटवीन कोर्निया एंड स्क्लेरा। तो पहला पार्ट फाइब्रस ट्यूनिक जो आउटर मोस्ट है, किसका बना बच्चों? WFCT का, हार्ड है, प्रोटेक्शन देगा, कोलेजन फाइबर है, तो इसमें आगे तो कोर्निया है और पीछे कौन है? स्क्लेरा होता है। सेकंड, इस लेयर को भी आज डिस्कस कर लेते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट ये कोर्निया हो, फाइब्रस ट्यूनिक हो गया। सेकंड वेस्कुलर ट्यूनिक, संवहनीय स्तर, नाम ही वेस्कुलर है, तो वेस्कुलर का मतलब बच्चों इसमें क्या होगी? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसमें पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, इसलिए ये आई को कलर देता है। तो अपनी जो नेत्र का रंग है, काला, ब्लैक, ब्राउनिश, फिर में नीली आंखें भी होती है, तो जो आई बॉल को कलर देने का काम है वो वेस्कुलर ट्यूनिक का है। इसमें ब्लड वेसल्स भी है, रक्तवाहिनियां भी, इसलिए वेस्कुलर बोला, पिगमेंट भी होते हैं, और ये बच्चों प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन को रोकने में सहायक है। प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन समझते हैं क्या? जो लाइट रेज का इंटरनल रिफ्लेक्शन तो समझते हो ना ये, तो लाइट रेज आई, अब इन प्रकाश तरंगों का टकराकर वापस आना उसको रोकता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकेगा, एक तरह उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आंतरिक परावर्तन को रोकने में रिस्पांसिबल है वेस्कुलर ट्यूनिक, जिसमें ब्लड वेसल्स भी है, जिसमें पिगमेंट है, पिगमेंट इसको क्या देंगे? कलर प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों इसके जैसे तीन पार्ट में अपन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक पीछे तो कोरोइड आया था, इसी का पार्ट है। एक सिलियरी बॉडी, पक्षमाभिकीय काय, सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आता है आइरिस। तो वेस्कुलर ट्यूनिक के अपन ये पार्ट मान लिए, मान लो पीछे तो वो कोरोइड था, आगे बच्चों ये वो सिलियरी बॉडी, देन हैंगिंग स्ट्रक्चर क्या थी? आइरिस। तो आइरिस, सिलियरी बॉडी और पीछे कौन था? ये वेस्कुलर ट्यूनिक की पार्ट है। तो कोरोइड इनमें पोस्टीरियर पार्ट है, इसका लगभग 2/3 पार्ट होता है, हल्के नीले रंग का एनसीईआरटी में बता रखा है, लाइट ब्लूइश इन कलर, कोरोइड। अब कोरोइड में ब्लड वेसल्स वगैरह होती है बच्चों। अपने अलावा कुछ एनिमल में कोरोइड में लाइट रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल होते हैं, ध्यान से सुनना, प्रकाश परावर्तक क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं। जैसे गाय, कुत्ते में, शेर में आपने देखी रात को आंखें चमकती दिखती है बच्चों, अगर इनकी आंखों में लाइट डलती है तो चमकती भी दिखती है, शाइनिंग आईज, अपनी आंखें नहीं चमकती। तो ये जो कुछ एनिमल है जिसमें कुछ हर्बीवोरस और कार्निवोरस इंक्लूड है, उनकी आंखों के कोरोइड पार्ट में लाइट रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल होते हैं, प्रकाश परावर्तक क्रिस्टल होते हैं। इन क्रिस्टल्स में पिगमेंट होता है, ग्वेनाइन पिगमेंट, ग्वेनाइन वर्णक होता है। उस लेयर को बच्चों नाम देते हैं टेपिटम लेयर। इसका क्या कहलाता है? टेपिटम लेयर। तो इसी वजह से आंखें रात को शाइन, नेत्र चमकते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अपने में ये नहीं होते, इसलिए अपनी आंखें रात को नहीं चमकती। तो मैंने क्या बोला कि जो कोरोइड लेयर है वो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है, हल्का नीले रंग का एनसीईआरटी में कवर दे रखा है, थिन पोर्शन इसका है। कुछ एनिमल में, ह्यूमन में नहीं,
कुछ अदर लाइक काउस, बफेलो, डॉग, लॉयन, इनके आंखों की कोरोइड लेयर में क्या है, लाइट रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल, प्रकाश परावर्तक क्रिस्टल है, जिनमें ग्वानिन वर्णक होता है। उस परत को बच्चों टेपिटम लेयर बोलते हैं। इस वजह से आंखें रात को चमकती भी दिखाई देती है, शाइनिंग ऑफ आईज को बोलते हैं। क्लियर? दूसरा सिलियरी बॉडी, ये वाली सिलियरी बॉडी थी, इसी से बच्चों ये लिगामेंट थे और वहां से जुड़ा हुआ कौन था, लेंस। तो यहां इनमें सिलियरी मसल्स होती है, सिलियरी प्रोसेस होते हैं, पक्षमार्गी मांसपेशियों का बना है, जो एक तरह से इस लेंस की शेप को कंट्रोल करता है और आंख में जो तरल है उसको भी रिलीज यही करता हूं, फ्लूइड को भी सिक्रीट सिलियरी प्रोसेस से। मेन पार्ट पे आते हैं अपन, आइरिस। तो आइरिस बच्चों ये वाला आइरिस था, आइरिस के बीच का स्पेस क्या था बेटा जी, प्यूपिल। पहली चीज आइरिस का काम है कि वही अभी बता रहा था मैं, नेत्र में आंखों में जाने वाले लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना। और एक्चुअल में बच्चों ये जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल आइरिस के बीच का स्पेस, प्यूपिल का स्पेस कम ज्यादा, प्यूपिल के डायमीटर को कम ज्यादा करना। तो प्यूपिल का डायमीटर किस पर डिपेंड है, आइरिस पे, कि जब आइरिस पास में आया तो प्यूपिल का डायमीटर कम हो गया, आइरिस दूर गया तो डायमीटर बढ़ गया। तो आइरिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आइरिस पहला तो विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, नेत्र का जो रंगीन दिखाई देने वाला भाग है वो आइरिस ही है। ये बोलते हैं ना कि आपकी आंखों का जो रंग है वो किसकी वजह से है। तो पहली बात तो बच्चों वेस्कुलर ट्यूनिक पूरे के पूरे में ही पिगमेंट होता है, पूरे वेस्कुलर ट्यूनिक में पिगमेंट है, वर्णक है, तो पूरा ही रंग प्रदान करता है। लेकिन उसमें भी जो दिखता है ना, सबसे आगे आपको क्या दिखेगा जब आप आंखों में देखोगे, ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में क्या है, आइरिस है। कोरोइड तो पीछे चला गया ना, तो ये तो विजिबल नहीं होता, दिखाई देने वाला पार्ट कौन सा है, आइरिस। तो आंखों का रंगीन दिखाई देने वाला भाग, आंखों का विजिबल कलर्ड पोर्शन एक्चुअल में कौन, आइरिस होता है। क्लियर बेटा जी? आइरिस वैसे ओपेक है, अपारदर्शी है, प्रकाश इसके आर पार नहीं जा सकता, वो तो प्यूपिल से ही गुजरेगा। आइरिस रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपिल, आइरिस प्यूपिल के व्यास को क्या करेगा, कंट्रोल। ये इसका एक फंक्शन है कि प्यूपिल का व्यास कम करना है कि ज्यादा करना है, इसे कंट्रोल बच्चों कौन करता है, आइरिस करता है। कंट्रोल के लिए आइरिस के पास दो मसल्स होती है, एक को बोलते हैं सर्कुलर मसल, एक इसके पास होती है बच्चों रेडियल मसल्स। अभी मैं इसके वर्किंग जो प्रोसेस है वो समझ लेते हैं अपन। तो आइरिस जो प्यूपिल के डायमीटर व्यास का कंट्रोल करता है, जिसके पास दो पेशियां हमने लिखी, सर्कुलर तो कैसी, वर्तुलाकार, दूसरी बच्चों कौन सी, रेडियल, और ये पेशी, इन्हीं मसल से वो प्यूपिल के व्यास को कंट्रोल करेगा। वैसे आइरिस प्यूपिल का मेन फंक्शन बार बार नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण है, कंट्रोल, रेगुलेट एंटरिंग अमाउंट ऑफ लाइट। क्लियर बच्चों? अब देख लो कि आइरिस कैसे प्यूपिल के व्यास को कंट्रोल करता है। वो एक छोटी सी प्रोसेस है, वो अपन समझ लें। सीधे से मैं दो डायग्राम से आपको बच्चों एक्सप्लेन कर दूं। दो अपन ने ट्रांसवर्स सेक्शन के फॉर्म में बनाए हैं, ये आइरिस मान लो, बीच का स्पेस बच्चों है प्यूपिल, देख लियो ढंग से। यहां हमने दो मसल्स आपको बता दी, तो सर्कुलर मसल्स मान लो, दूसरी बच्चों ये आ गई यहां रेडियल मसल्स। ठीक है, इसको मैं बोल दूं रेडियल मसल, और ये पेशियां डायलेटर मसल्स भी बोलते हैं। ये जो यहां रेड कलर में है बच्चों, ये सर्कुलर मसल,
ये बीच में है प्यूपिल, बाकी वाला पार्ट है आइरिस। इस डायग्राम में से समझ लो कि ये जो आइरिस है इसके बीच का स्पेस क्या है, प्यूपिल है। ये भी क्या है, प्यूपिल। ये तो होगी रेडियल मसल, ये होगी सर्कुलर मसल। ध्यान से सुनना, डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है, पहले वाले डायग्राम में प्यूपिल का व्यास बेटा जी, डायमीटर ऑफ प्यूपिल ज्यादा है, दूसरे डायग्राम में प्यूपिल का व्यास कम है। ठीक है, अब कम ज्यादा कैसे होता है तो वो डिपेंड करता है आइरिस की इन दोनों मसल्स पे। कौन कौन सी मसल, रेडियल एंड सर्कुलर, अरिये और वर्तुल पेशियां। कैसे, अब देखो बोर्ड पे, पहले ये ध्यान रख लेना, मसल्स की जो मैकेनिज्म है ना बच्चों, कनेक्टेड जो मसल्स होती है वो एंटागोनिस्टिक होती है। एंटागोनिस्टिक बोलते हैं विरोधी। एक मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी से कनेक्टेड दूसरी मसल्स उस टाइम क्या रहेगी, रिलैक्स होती है। जैसे ध्यान होगा, ये दिख रहा है बाइसेप, बाइसेप फील करो, सलमान खान जी तो नहीं लेकिन बाइसेप तो है ना। तो बाइसेप आगे है, पीछे बच्चों ट्राइसेप है। मैं ऐसे करता हूं एक्सरसाइज तो बाइसेप बने, पीछे वाली मसल ट्राइसेप। ऐसे करोगे तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगी, ट्राइसेप रिलैक्स होगी। एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उससे जुड़ी दूसरी मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स होती है। ये फंडा एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म वाला प्रोसेस होता है। तो यहां देखना कि हम इस प्यूपिल के डायमीटर को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाओगे कैसे, देख लो बोर्ड पे, ये कौन सी मसल है, रेडियल, ग्रीन कलर में दिख रही है ना रेडियल। तो बेटा जी इन रेडियल मसल को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, खींचा। रेडियल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, इधर गई इधर गई इधर इधर, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा। तो डायमीटर बढ़ेगा प्यूपिल का, उस टाइम रेडियल मसल्स तो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा। अब जब रेडियल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो दूसरी मसल ऑटोमेटिकली जो उससे जुड़ी हुई है वो बच्चों क्या होगी, रिलैक्स। तो रेडियल में कॉन्ट्रैक्शन और सर्कुलर मसल्स में रिलैक्सेशन, शिथिलन हुआ, जिससे प्यूपिल का डायमीटर बढ़ा। दूसरा बोर्ड इस पे आओ, यहां प्यूपिल का डायमीटर कम है, कम है तो ये देख लो, ये कौन सी मसल है, सर्कुलर। देख लो बोर्ड, मैंने सर्कुलर को कॉन्ट्रैक्ट किया, गोलाकार सर्कुलर, वर्तुलाकार, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, संकुचित कर रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो डायमीटर कम होगा। तो जब सर्कुलर को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो बच्चों प्यूपिल का डायमीटर कम होगा। सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो रेडियल ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिलैक्स। तो कोई एक याद रख लो, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरी रिलैक्स। तो पहले डायग्राम में रेडियल मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट, तो प्यूपिल का व्यास बढ़ेगा, उस टाइम सर्कुलर क्या रहेगी, शिथिल रहेगी, रिलैक्स रहेगी। और जब बच्चों सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रेडियल मसल रिलैक्स, तब प्यूपिल का डायमीटर कम। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मसल से कैसे कंट्रोल होता है। अब इन प्रोसेस के नाम है, प्यूपिल का डायमीटर बढ़ना माइड्राइसिस कहलाता है। माइड्राइसिस, माइड्राइसिस का मतलब व्हेन डायमीटर ऑफ प्यूपिल इंक्रीज, प्यूपिल के व्यास का बढ़ना क्या कहलाया, माइड्राइसिस। और प्यूपिल के व्यास का कम होना मायोसिस कहलाता है। वो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस। तो प्यूपिल के डायमीटर कम होना मायोसिस और डायमीटर बढ़ना माइड्राइसिस। क्लियर? अब समझ जाना कि माइड्राइसिस का मतलब व्यास बढ़ रहा है कब, जब रेडियल मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब इनको नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। दो नर्वस सिस्टम उस चैप्टर में आ जाएंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सुने आपने, अनुकंपी और बेटाजी, परानुकंपी। तो आप ये बताओ कि जो प्यूपिल का डायमीटर है वो ज्यादा कब होगा, इमरजेंसी टाइम में बोल दूं, खतरे के समय, इमरजेंसी आपातकालीन कंडीशन आ गई, उस समय प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा कि घटेगा। अरे रूम में एंटर हुए, रूम में घुसते हुए एक एग्जांपल लेते हैं ना अपन, रूम में एंटर हुए होते ही अपने बेड पर मान लो काला नाग, किंग कोबरा फन फैलाए बैठा है, तो सांप को देखते ही जो इमरजेंसी कंडीशन आई, उस टाइम क्या क्या सिम्टम आएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बिल्कुल, ब्रीदिंग, सांस फूलेगा, गूज फ्लैश, रोंगटे खड़े हो गए, पसीना आना स्टार्ट हो गया, और प्यूपिल, आंखों का डायमीटर सांप को देखते ही क्या, आंखें फैल गई ना, प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा।
तो इमरजेंसी में बच्चों जो प्यूपिल है इसका डायमीटर बढ़ता है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो नर्वस सिस्टम होता है वो एसएनएस नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में बता दूंगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपातकाल के समय कौन आएगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो एसएनएस से अगर सिग्नल आता है तो कौन सी प्रोसेस होगी? मायोकार्डिस, जिसमें डायमीटर बढ़ेगा। और इसके विपरीत एंटागोनिस्टिक कौन सा? पीएसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से सिग्नल आया तो डायमीटर कम होगा। क्लियर? प्रोसेस कॉल्ड मायोसिस। इसको ऐसे भी समझ लो, अचानक आंखों पे सडन अपन ने ब्राइट तेज लाइट डाली, आंखें अचानक तेज बल्ब की ओर देखते हो, कोई हैलोजन टाइप का बड़ा लाइट लगी हुई है, या आंखों में टॉर्च की तेज लाइट डालते हैं, तब बच्चों आंखों पे क्या इफेक्ट होता है? प्यूपिल बढ़ेगा कि छोटा होगा? बिल्कुल। सूरज की ओर देखो या तेज लाइट की ओर देखो तो होता है ना, प्यूपिल का डायमीटर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ब्राइट लाइट के टाइम कौन सी प्रोसेस होगी? मायोसिस, क्योंकि उस टाइम प्यूपिल का डायमीटर कम होगा। इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट, तेज प्रकाश की उपस्थिति में आंखों पर अगर तेज प्रकाश डाला जाए तो प्यूपिल का डायमीटर कम होगा, उसे हम क्या बोल देंगे? मायोसिस। उसके लिए नर्वस कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पर बेटा जी प्यूपिल का लास्ट डायमीटर बढ़ना, मायोकार्डिस, उसके लिए सिग्नल कहां से आएंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। वो सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक, तो ये नर्वस में भी अपन कवर कर लेंगे। तो आइज के आज बेटा जी अपन एक रिसेप्टर वाला चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें आपको बताया कि बॉडी के कुछ ऐसे सेंसरी ऑर्गन है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसेस को, संवेदना को रिसीव करते हैं और उन्हें सीएनएस तक ट्रांसफर करते हैं न्यूरॉन के थ्रू। उसमें एक्सटर्नल में आइज, ईयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनको आप टेलेरो रिसेप्टर भी बोलते हो, क्योंकि दूर की संवेदना को ग्रहण करते हैं। आइज आपका फोटोसेंसिटिव ऑर्गन था, जिसमें अपन ने उसके स्ट्रक्चर पे आ गए थे, आइज की मसल्स पढ़ ली, आइज की ग्लैंड्स हमने डिस्कस की बच्चों, और स्ट्रक्चर में 3 लेयर आपको बताई। फाइब्रस ट्यूनिक आ गया था, कॉर्निया और स्क्लेरा। वेस्कुलर ट्यूनिक में हमने बात किया आगे कोरोइड की जो पोस्टीरियर पार्ट है, सिलियरी बॉडी, और देन आइज पे हमने डिस्कस की। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम आइज का जो थर्ड लेयर है, न्यूरोसेंसरी और मैकेनिज्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, इमेज बनती है, वो कैसे बनती है, और इन दोनों फ्लूइड के बारे में, एक्वस फिल्टर्स, ह्यूमर क्या है, आइज से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे आइज वाला पार्ट कंप्लीट हो, देन हम स्टार्ट कर देंगे ईयर। तो आइज और ईयर से जनरली बच्चों एक क्वेश्चन अपने नीट के एग्जाम में। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो बस इसको देख के, सुन के हम इसको किससे रीडिंग लगा लें? एनसीईआरटी से। लेकिन बच्चों पिछले 2-3 साल के आप पेपर देखोगे तो सेंसरी ऑर्गन से एक आइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी बन जाता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। इसलिए हम थोड़ा सा इस चैप्टर को अपने लेक्चर से, नोट्स से भी स्टडी करेंगे, क्योंकि 2-3 साल के जब आप पेपर एनालिसिस करोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कुछ एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।